जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर खुशकिस्मती से हमारे साथ शामिल हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से प्रोफ़ेसर अब्दुल शकूर साहब के, जो कुछ अरसा से हमारे साथ जो तारीख़ हिंदुस्तान है उसके सिलसिला में वो प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 प्रोग्राम किए, ये आज हमारा चौथा प्रोग्राम है। कि इससे पहले प्रोफेसर साहब ने कवर किया कि जो ब्रिटिश अक़वाम थी, जिस तरह पुर्तगालीज़ थे और फिर जो है ना वो वलंदेज़ी थे, फ्रांसीसी थे, नॉर्वेजियन थे ये, और फिर ब्रिटिश ये किस तरह हिंदुस्तान में आए, बाकी हमने कवर कर लिया था। आज जो हमारी किस्त चलेगी उसमें हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे और प्रोफेसर साहब इसके ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह जो है ना वो अपने कदम जमाए वो हिंदुस्तान में। तो प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत सब है? ठीक ठाक। असल में रमजान में इतना वक्त भी नहीं होता तो बड़ा बीच में गैप आ गया है। तो आज जी फिर जी। हम वहां से आगे शुरू करते हैं जहां हमने पिछला सिलसिला खत्म किया था। आपने जो जी बाकी जो यूरोपियन अकवाम थी उस उनकी हिंदुस्तान आमद जो है वो कवर कर ली थी। तो आज उससे आगे चलते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसे हिंदुस्तान में जी। आई और इसका क्या रोल था और किस तरह ये फिर डोमिनेट करके बाकी सबको इन्होंने एक किस्म की शिकस्त दे दी, फ्रांसीसियों को भी, पुर्तगालियों को भी, वलंदेजियों को भी, और फिर पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो तकरीबन इनके कब्जे में आ गया। तो इसकी जरा आप बताएं तारीख। जी मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। तो असल में सर, अगर हम तारीख का जायजा लेते हैं ना, जी तो बहुत सारे तारीख के जो असलात हैं और तारीख के जो बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मुतारब तबकात के दरमियान, ताकतों के दरमियान या अफराद के दरमियान जो अंदरूनी तजादात और कशमकश होते हैं, जी वो जब एक खास नुक्ते पर पहुंच जाते हैं जिसको हम नुक्ता उबाल कहते हैं, तो फिर वहां पर बहुत एक छोटा सा जो वाक्य है वो बड़े बड़े लामतनाई वाकयात को और तारीख को बदल देने वाले वाकयात को जो है वो जन्म देता है। जी जैसा कि मतलब 28 जून 1914 ईस्वी को जो हंगेरियन ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर थी, उसके वली अहद फ्रेंड्स फर्डिनांड को बोस्निया में उसकी एलिया समेत, सोफिया समेत एक सर्ब तालब इलम जो है वो कत्ल कर देता है। तो जी उस वक्त की जो यूरोप की मुतारब ताकतें और कुव्वतें थी और उनके अंदर जो मखासमत और दुश्मनी की चिंगारियां जल रही थी, वो कत्ल उनको जो है वो पहली आलमगीर जंग के शोलों में भड़का देता है। तो जी बहुत छोटे छोटे वाकयात जो है वो बहुत बड़े बड़े वाकयात को जन्म देते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक वाकया जो है वो जुलाई 1599 को होता है। और जी चूंकि यूरोप को जो एशियाई मसाला जात और दिगर मसनूआत जा रही होती हैं, जी उन पे केज और डच ताजरों की इजारादारी होती है। और ये जो है मोनापली की वजह से आए रोज जो है वो उन कमोडिटीज की कीमतों में इजाफा करते रहते हैं। तो जी मोनापली का ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम होता है कि वो मजीद सरमाए और मजीद मुनाफे के असूल के लिए मनमाने इजाफे करते रहते हैं। जी इसी तरह बरतानिया में उस वक्त जो एशियन और हिंदुस्तानी कमोडिटीज, बिलखसूस जो ब्लैक पेपर या ये काली मिर्च, जिसको उस वक्त एक बहुत प्रीशियस कमोडिटी का दर्जा हासिल था, ठीक ये डच ताजर जो है वो सप्लाई करते थे। और ठीक जुलाई 59 में उन्होंने इसकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया, यानी 5 शिलिंग्स पर पाउंड। तो अब अच्छा जब 5 शिलिंग पर पाउंड इन्होंने इजाफा किया, तो ब्रिटेन के अंदर जो एक गुस्सा था और इनकी इजारादारी के खिलाफ जो एक उकसाहट थी, वो एक नुक्ता उबाल पर पहुंच जाती है और वो ये कहते हैं कि अब बहुत हो गया, बस हो गई। अब मशरक से तजारत के लिए हमने खुद अपनी एक कंपनी कायम करनी है।
तो फिर वो जो है 24 सितंबर 1599 को सिटी ऑफ लंदन के 24 मर्चेंट्स जो हैं वो सिटी हॉल में जमा होकर फैसला करते हैं कि जी स्पाइसी लैंड से और मशरक से तजारत के लिए हम अपनी कंपनी कायम कर रहे हैं, और वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्याम अमल में लाया जाता है। ठीक। तो कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि सिटी हॉल में बैठे हुए इन 24 मर्चेंट का ये फैसला जो यूरोप के अंदर गुमनामी के शिकार इस जजीरे के बासियों को तारीख के एक ऐसी शारा पर रवाना कर देगा कि वो आगे चल के इंसानी तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर भी कायम कर लेंगे, और जी। उनकी सल्तनत इतनी वसी होगी कि उससे सूरज नहीं गुरूब होगा, और मशरक और मगरब में यूनियन जैक जो है वो 24 घंटे लहराता रहेगा। जी। तो ये कंपनी हो जाती है, और कंपनी के लिए जो इब्तदाई सरमाया है 72,000 पाउंड का, वो कोई 125 शेयर होल्डर से इकट्ठा किया जाता है। जी। फिर उस वक्त वो बरतानवी क्वीन एलिजाबेथ होती है, वो 31 दिसंबर 1599 को एक चार्टर जारी करती है जिसकी रूह से इस कंपनी को एशिया के अंदर तजारत करने के लिए 15 साल का एक लाइसेंस या अजारादारी दे दी जाती है। और इस ठीक। कंपनी को भी कायम करते हुए मलका तकरीबन उसी तरह की पावर्स तफवीज करती है जिस तरह की हमने डच ईस्ट इंडीज कंपनी को देखा था कि डच हुकूमत ने दी थी। यानी इन्हें अपनी फौज रखने, अपनी टेरिटरीज में अपने कानून नाफज करने, अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देने, टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने, और इस तरह की बहुत सारी सॉवरेन पावर जो है वो इस कंपनी को दी जाती है। तो इनका पहले पहले हिंदुस्तान में आने का कोई ना तो इंटेंशन थी ना प्रोग्राम था। मतलब उस वक्त का जो स्पाइसी ट्रेड थी उसका फोकस इंडोनेशिया था। तो ये भी जो है वो इंडोनेशिया के मोलोको आइलैंड पे पहुंचे, लेकिन मोलोको आइलैंड पे एट दैट टाइम जो है वो पुर्तगेज, डच और स्पेनिश का जो है वो गलबा होता है, और वहां इनके कदम नहीं जमने दिए जाते और जल्द ही इनको वहां से खदेड़ दिया जाता है। तो ये मतलब नाकाम होकर वापस लंदन पहुंचते हैं, और अब ये डिसाइड करते हैं कि इन दिगर यूरोपीय ताकतों से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए हमने इंडोनेशिया की बजाय हिंदुस्तान में जाना है और हिंदुस्तान से तजारत करनी है। तो ठीक। फिर जो है वो ये दूसरा इनका जो कॉन्वॉय है वो हिंदुस्तान की तरफ रवाना होता है, और 24 अगस्त 1608 ईस्वी को कैप्टन विलियम हॉकिंस का हेक्टर जहाज जो है वो सूरत की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है। ठीक। तो विलियम हॉकिंस के हेक्टर के लंगर अंदाज होने से पहले जाहिर है कोई एक सदी से ज्यादा अरसे से पुर्तगेज और फिर इनसे पहले डच हिंदुस्तान में मौजूद थे, ट्रेड कर रहे थे, और बहरे इनके रास्तों पर काबिज भी थे और बहुत मजबूती से अपने कदम जमाए हुए थे। जी। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही मतलब दिलचस्प मुवाजना बनता है कि वो हमने जो मुगलिया ऐद अरूज था उसमें भी जायजा लिया कि जी। जब विलियम हॉकिंस बड़े सगीर में पहुंचता है तो उस वक्त बड़े सगीर जो है वो दुनिया की एक साम्राज्य ताकत और एक आलमी ताकत होती है, जी। और उस ऐद का जो मुगल ऐद है मतलब उसकी सरहदें चिटागांग से लेकर काबुल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक वसी और रीज अंपायर है जिसकी 40 लाख की फौज है, और जिसके बादशाहों के खजाने जो है वो इस हद तक भरे हुए हैं कि मतलब औरंगजेब आलमगीर के जमाने में जब आगरा और दिल्ली के शाही खजाने की गिनती शुरू की तो सैकड़ों लोग जो है वो सिर्फ आगरा के एक खजाने के एक कोने के जो जवाहरात थे, अशरफियां थी, उनका ही वजन कर पाए थे। यानी इस कदर रिच एम्पायर थी हिंदुस्तान, और ठीक। साथ ही साथ वेरी इंडस्ट्रियल थी। यानी मसलन अगर रिसेंटली हम देखते हैं तो चाइना दुनिया का 28% कपड़ा जो है वो तैयार कर रहा है, लेकिन उस वक्त का हिंदुस्तान जो है वो पूरी वर्ल्ड का 25% जो है वो जो टेक्सटाइल थी वो इंडिया की थी,
और ठीक। जो बंगाल की जहाज रानी और जहाजसाजी की सनत थी वो अपने क्लाइमैक्स पे थी, और मतलब बहुत वसी और ये सल्तनत। और उस ऐद के अंदर हिंदुस्तान के, मुगलिया हिंदुस्तान का मुकाबला दुनिया में सिर्फ चाइना के मिंग खानदान से ही था। बाकी दुनिया में कोई भी ताकत या मुल्क या एम्पायर जो है वो मुगलों के मुकाबले की नहीं थी। ठीक। अब जब विलियम हॉकिंस यहाँ पहुंचता है तो वो बहुत क्लियर है कि जब तक मुगलों की इजाजत नहीं मिलती, आशीर्वाद नहीं होती, तो यहाँ पे तजारत नहीं की जा सकती। और उस टाइम जो मुगलिया हिंदुस्तान की राजधानी थी वो आगरा थी। तो जी। वो एक तवील सफर करके आगरा में पहुंचता है, और उस वक्त बड़े सगीर के तख्त पर 1605 में चूंकि अकबर की वफात हो चुकी होती है, तो जी। उसका बेटा शहजादा सलीम जहांगीर जो है वो तख्त पर जलवा अफरोज होता है। और विलियम हाकिम जो उससे बरेसगीर की तजारत के लिए जो है वो दरखास्त करता है, जी। लेकिन जहांगीर जो है वो हाकिम्स को टाल देता है और उसको बरेसगीर से तजारत की इजाजत नहीं देता। उसके भी दो सबब है। एक जी। सबब तो यह है कि पुर्तगेजों के मुगलों के साथ बहुत अच्छे मरासम थे और उनसे उनको एक अच्छा रेवेन्यू आ रहा था। और सेकंडली जहांगीर जाती तौर पर जो है वो ब्रिटिशर्स को दिगर यूरोपियन के मुकाबले में गंवार और बैकवर्ड तस्वर करता था, ठीक। और ठीक। शायद ये वो दुरुस्त तस्वर करता था at that time। तो ये फिर वापस चला जाता है और ये उन साहिली रियासतों की तरफ जाता है जहां पर मुगलों की जो डोमिनेंसी है वो नहीं होती। साहिली रियासतें जैसे कुछ पटियां थी साहिली इलाकों की, जहां छोटे छोटे राजे हुक्मरानी कर रहे थे और जो मुगलों के जेर असर नहीं थे। जी। अब जब इस सूरत हाल में फिर लंदन के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो चूंकि मलका की वफात हो चुकी होती है और जेम्स जो है वो बर्तानिया का बादशाह होता है, तो उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक शाही एलची को जहांगीर के दरबार में भेजें और उससे रिक्वेस्ट करें कि वो ईस्ट इंडीज कंपनी को बड़े सगीर से तजारत की इजाजत दे। तो फिर 1615 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत सर थॉमस रो को, जो बरतानवी पार्लियामान का मेंबर भी था और एक बहुत मंजा हुआ डिप्लोमेट भी था, उसको जहांगीर के दरबार में भेजती है। तो वो बहुत कीमती तायफ लेके और जहांगीर के लिए शिकारी कुत्ते और उसकी पसंदीदा शराबें लेके उसके दरबार में पहुंचता है। तो उसकी अपनी तहरीर में भी है कि जब भी जहांगीर से तजारत के हवाले से बात होती तो वो बड़ी हिकमत अमली से गुफ्तगू के मौजू को किसी और तरफ ले जाता, यानी तजारत के लिए वो इजाजत देने से कतराता रहा। जी। लेकिन फिर 3 साल की जो उसकी कोशिश थी सर थॉमस रो की, उसके बाद 1618 में जो है वो फिर जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़े सगीर के कुछ मखसूस इलाकों के अंदर एक लिमिटेड ट्रेड करने की इजाजत दी, और यूं बड़े सगीर की मुगल एम्पायर और ब्रिटिशर्स के दरमियान एक तजारती तल्लुकात का बाकायदा आगाज होता है। तो ये सबसे पहले सूरत में अपनी जो है वो फैक्ट्री कायम करते हैं। फिर ये मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पर अपनी फैक्ट्री कायम करते हैं। और जी। इंतहाई बिगनिंग में इनकी पुर्तगेजों के साथ जो है वो क्लैश शुरू हो जाती है, यानी 1612 में ही इनकी पुर्तगेजों के साथ पहली क्लैश होती है, मसल्ला टकराव होता है। फिर ठीक। 1620 में ये पटना के मकाम पर जो है वो एक और फैक्ट्री का इजाफा कर लेते हैं। तो 1640 में जो ये मौजूदा मद्रास है, उस वक्त ठीक। की एक साली ये रियासत थी, इसका हाकम इन्हें 3 माइल का एक इलाका जो है वो ट्रेड करने के लिए और अपनी तजारती कोठी कायम करने के लिए देता है। तो ठीक। वहां पर फिर ये कोठी कायम करते हैं और वो आगे वसी होते हुए फिर जो है वो एक पूरा शहर बन जाता है, जिसे मद्रास का शहर कहा जाता है, जो 18वीं सदी के वस्त में एक बड़ा शहर बन जाता है। फिर जी। 1662 में जो बरतानवी बादशाह होता है चार्ल्स टू, इसकी शादी होती है पुर्तगेज मलका, पुर्तगेज जो शहजादी होती है उससे, कैथराइन से। तो जी। पुर्तगेज वो जेज में जो बंबई का जजीरा था, टापो था, वो उनके पास था।
तो वो जहेज में जो है वो इसको ब्रिटिशर्स को देते हैं, और इस तरह बम्बई का जजीरा भी इनके पास आ जाता है और ये वहां भी अपनी तजारती कोठी कायम कर लेते। लेकिन यहाँ ये चीज देखने के लायक है मुर्जा साहब के, ये सारा मतलब जो अमल है ये जनूबी हिंद के अंदर हो रहा है, जबकि जो बंगाल है, बंगाल एट दैट टाइम जो है वो बड़े सगीर का सबसे, सिर्फ बड़े सगीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इंतहाई प्रॉस्पिरस इलाका था। और जो मुगल थे उनको जो निसफ रेवेन्यू था वो खाली बंगाल से आता था, और उस वक्त का बंगाल जो है वो आज का बांग्लादेश, आज का हिंदुस्तान का जो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, इन सारे इलाकों पर मुश्तमिल था। बंगाल के अंदर जो फसल थी वो बहुत कमाल की थी, बंगाल के अंदर जो टेक्सटाइल थी उसका पूरी दुनिया के अंदर कोई तोड़ नहीं था, बंगाल की जो जालसाजी की सनत थी वो भी अपने क्लाइमैक्स पे थी। तो अंग्रेजों की बहुत शुरू से कोशिश थी कि उनको बंगाल के अंदर जो है वो तजारत की इजाजत मिले। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था शाइस्ता खान, औरंगजेब आलमगीर का भांजा था, वो एक बड़ा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था, तो उसको बहुत कायल करने की कोशिश की जाती है। और इनका एक डिप्लोमेट विलियम हैजिस जो है वो उसको बाहमी तजारत के फवायद और खुशामद और चापलूसी से कायल करते हुए एक महदूद पैमाने की बंगाल के अंदर तजारत की भी इजाजत हासिल कर लेता है जी। तो फिर बंगाल के अंदर भी ट्रेड शुरू हो जाती है। इस इसना में इनकी, डच की और पुर्तगेज की बहुत सारी मसल्ला कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लेकिन ये यूरोपीय ताकतों की आपस की टकराव है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राजे महाराजे या इवन मुगलिया एम्पायर के साथ कोई इनका टकराव नहीं बनता, ना ये टकराव का सोच सकते। लेकिन ऐसा एक मौका औरंगजेब आलमगीर के याद में आता है जब 1681 में जो जॉर्जिया चाइल्ड था वो गवर्नर बन के आया हिंदुस्तान के अंदर। तो उस वक्त तक ज़ाहिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूती से अपने कदम जमा रही चुकी थी, और यहाँ के से जो भरे हुए जहाज थे टेक्सटाइल के, मसाला जात के, नील के, नाइट्रेट के, चाय के, इनसे जो बरतानवी ताजर थे वो बहुत माला माल हो रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की दौलत में भी बहुत इजाफा हो चुका था। तो उसने मतलब अब जब शाइस्ता खान ने बंगाल के अंदर ही देखा कि जो कुछ लिमर्स थी उनको ये क्रॉस कर रहे, तो उसने जो था उसको 2% से बढ़ा के 3.5% कर दिया। तो जॉर्जिया चाइल्ड ने जो है ना वो इसके जवाब में ये कहा कि जी हम तो ये टैक्स नहीं देते, ये टैक्स बहुत जालमाना टैक्स है, बल्कि उल्टा उसने चिटागांग पर जो है वो हमले की भी धमकी भी दे दी। और फिर हम देखते हैं कि 1666 में बर्तानिया से एक बहरी बेड़ा जो है वो 19 वारशिप्स, 200 जो तोपें हैं और 600 मसल्ला सिपाही हैं वो लेके मुगल एम्पायर से टकराने के लिए बंगाल में आ जाता है। और यह उनकी उस वक्त की एक बहुत बड़ी हमाकत होती है। मुगलिया अफवाज उनको बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त देती है, और एक मोरक के बकौल ये होता है कि अंग्रेजों को इस तरह मारा जा रहा होता है जैसे मक्खियों को मारा जा रहा होता है। बंगाल के अंदर इनकी जितनी फैक्ट्रियां होती हैं उनको कब्जा कर लिया जाता है, अंग्रेजों को पूरे बंगाल से निकाल दिया गया, और मद्रास की फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया गया, जो बंबई के अंदर इनकी फैक्ट्री थी उसका ब्लॉकेड कर दिया गया। और जब इनकी ये सूरत हाल हुई तो फिर ये जो है मतलब माफी तलाफी पर आ गए। उस वक्त की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मुलाजमीन को जो है वो बड़ी हतकमेजी का सामना करना पड़ा। उनके पाँव में जंजीरें डाल के कातलों और चोरों की तरह बाजारों में घुमाया गया। और उस ऐप की एक पेंटिंग है कि जो दो बरतानवी वो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के डिप्लोमेट थे वो आलमगीर के दरबार में इस तरह खड़े हैं कि उनके हाथ पीछे की जानब बंधे हुए हैं और सर नीचे की जानब झुके हुए हैं, और वो माफी के लिए जो है वो दरखास्त कर रहे हैं। तो उस वक्त बरतानवी जो बादशाह था उसने वो जो आप इनकी एक रवायती हाइपोक्रेसी होती है, फौरी तौर पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी के इकदाम की मजम्मत की और औरंगजेब आलमगीर से माफी की दरख्वास्त की। तो कुछ 3 साल बाद फिर औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में इनको माफ किया और 1.5 लाख जुर्माना आयद किया,
और जो जोशिया चाइल्ड था उसको हिंदुस्तान बदर किया, और फिर इनकी जो फैक्ट्रियां थी इनको वापस की गई, और इनकी जो ट्रेड मरात थी उनको बहाल किया गया। जी तब ये बहुत बिल्कुल। जी जी बहुत जी। शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि हम काफी लंबा प्रोग्राम कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ तक हम रखते हैं। वैसे ये आपने जो जंगे चाइल्ड की बात की, ये शुरू जी में सुना है कि इन्होंने बिल्कुल तारीख से गायब किए रखा इसको, जो है ना वो जंगे चुके, इसको बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी अंग्रेजों को। और फिर ये मंजर आम पे, जी अब तो खैर बहुत से जो राइटर्स हैं उन्होंने इसकी तफसील लिखी है। बल्कि वो कहते हैं कि औरंगजेब के दरबार में उनको लेट कर जाना पड़ा था, जो है ना, यहाँ तक उनकी वो ये सिलसिला। तो आज फिर हम जी इसको यहीं तक रखते हैं, तो जंगे चाइल्ड से आगे फिर हम इसका जो अगला सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा लंबा प्रोग्राम रमजान में ना करें, कि इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता लोगों के पास, जो है ना वो रमजान में। तो अब हम फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो सारी तफसील जो है इसकी वो कवर की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को ये जो हमारा तारीखी सिलसिला है ये पसंद आएगा। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम फिर प्रोफेसर साहब के साथ इससे अगली किस्त लेकर आएंगे, और जहां हमारा सिलसिला आज खत्म हो रहा है वहां से आगे फिर शुरू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाफिज।